गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे। सो आज है 19 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में जानेंगे समझेंगे। यानी 19 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा आज का। साथ ही हम लोग जो है यहाँ पे स्टैटिक जीके के पोर्शन को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक जीके को जो पोर्शन लेकर चल रहे हैं, इसमें जो है हम आज गौतम बुद्ध जी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे, उन सभी को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो है उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो है कोई भी टॉपिक पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं कल के करंट अफेयर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो है भारत पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। कहाँ पर? तो यूएई में। इसी के साथ साल 2024 के पहले तिमाही के लिए विश्व पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यूएई रहा है। आपको बताना है भारत जो है इस इंडेक्स में कौन से नंबर पे है। साथ ही हाल ही में भी खबरों में रहा मार्कोस क्या है? तो याद रखिएगा मार्कोस कमांडोस होते हैं जो कि भारतीय नौसेना से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य के डोगरिया कोंद को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो डोगरिया कोंद जो कि शॉल होती है एक प्रकार की, जिसे जीआई टैग दिया गया है और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बेसिकली अभी जो है 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है, वो भी उड़ीसा के हैं। तो कुल मिलाकर 25 होते हैं। वो 7 जो है प्रोडक्ट को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और कल की वीडियो में ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल से बताया है, तो आप लोगों को अब कमेंट बॉक्स में बताना है करेक्ट है कि वो कौन से 7 प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही एनएचपीसी के द्वारा जो है किस राज्य में कप्पा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण शुरू किया जाएगा? तो कहां पर? गुजरात में किया जाना है। नेक्स्ट है किसी जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है एड्रियन क्रूज। क्या नाम है इनका? एड्रियन क्रूज नाम है इनका। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो कहां पर की गई है? उत्तर प्रदेश, जो कि फर्स्ट बोल सकते हैं कि ऐसा राज्य है जहां पर जो है 50% से अधिक यहाँ पर मामले दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ। सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। साथ ही एनसीसी जो है, अभी एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में, ठीक है, 2024 के उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो है एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया गया है। आप लोगों से मैंने जो है कल के ही दिन जो है जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इनके बारे में भी मैंने आर्टिकल, जो कि किस आर्टिकल में दिया गया है, बिल्कुल डिटेल में मैंने जो है उपराष्ट्रपति के पद को अच्छे से डिटेल किया है, क्या क्या उसकी योग्यता होती है। तो कल की वीडियो को देखना आप लोगों के लिए कंपलसरी बन जाता है। तो आपको जो है कल की वीडियो को जरूर देखना है, ताकि जो है आप लोगों का वहां से वाइस प्रेसिडेंट वाला जो एक टॉपिक है पॉलिटी का, वो क्लियर हो जाए और वहां से जो है जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के डाउट आप लोगों से जो है हट जाए और वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अभी हाल ही में कौन जो है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? इनका नाम क्या है? तो श्री विकासशील है। क्या नाम है? श्री विकासशील, जिन्हें जो है एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? क्विक रिवीजन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज है 19 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि पूरे जो है 8 दिन जो है जनवरी के चले गए हैं। आज जो है 9वां दिन है, तो इसे जो है हम लोग अच्छे से पूरे दिन को जो कि लेके चलने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? सुबह मॉर्निंग में अच्छे से टाइम पे उठना है। टाइम में उठने के बाद आपको क्या करना है? अपना टू डू लिस्ट बनाना है, ताकि जो है आप लोग क्या करने वाले हैं पूरे दिन में, उसकी एक आप लोगों को लिस्ट बनानी है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपको पूरे दिन में करना क्या है। क्योंकि पूरे दिन जो है कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जो है आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने सभी काम को करना चाहिए पूरे दिन में, जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में जो है महायान नव वर्ष कब मनाया गया? तो याद रखिएगा ये कब मनाया गया है? 7 जनवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी 7 जनवरी को महायान नव वर्ष मनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। तो
तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे महायान नव वर्ष, जो कि अभी 7 जनवरी से शुरू होकर ये 25 जनवरी तक पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही महायान जो कि शब्द बौद्ध विचारधाराओं और दर्शन को समाहित करता है। महायान बौद्ध धर्म जो कि 2 मुख्य शाखाओं में से एक शाखा है, जो कि ज्यादातर पूर्व उत्तर एशिया यानी कि चीन, जापान, तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया और कोरिया में प्रचलित है। महायान बौद्ध धर्म के अभ्यास के लिए प्रत्येक क्षेत्र की अपनी रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। तो ये आपको ये जो बेसिकली जो ये महायान नव वर्ष है, इसको याद रखना है, जो कि अभी 7 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 25 जनवरी तक ये मनाया जाने वाला बेसिकली बुद्ध धर्म से जो भी संबंधित लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए तो देखिए, अब यहाँ हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जो है स्टैटिक पोर्शन को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ बात करेंगे बुद्ध से संबंधित। तो बुद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे 566 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु यानी वर्तमान की बात करें कहाँ पर, नेपाल में है। पासी लुम्बिनी में अगर हम बात करें तो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें और माता की, तो इनका याद रखना, इनका पिता का नाम सुद्धोधन है और माता का नाम क्या है, महामाया है। इन्हीं के साथ आपको ये भी याद रखना है, सुद्धोधन की बात करें तो ये एक शाक्य वंश के प्रमुख थे, इसी कारण से इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। अगर हम बात करें इनकी माता का, तो इनकी माता का नाम क्या है, महामाया नाम है। क्या नाम है, महामाया इनकी माता का नाम था, जो कि इनके जन्म देने के 7 दिन के बाद जो है इनकी माँ का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इनकी मौसी हैं जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा जो है इनका लालन पालन किया जाता है, इसी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा है। इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ होता है और इनका एक पुत्र जिनका नाम है राहुल। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी जो है तपस्वी कब बने, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है अपना घर त्याग दिया और इसी घटना को क्या बोला गया, तो महाभिष्क्रमण जो है कहा गया, इसी घटना को जब इन्होंने जो है अपना ग्रह त्याग दिया। बुद्ध के मन में जब त्याग का विचार कब आया, तो याद रखिएगा बुद्ध के द्वारा जो है अपने सारथी के द्वारा, सारथी के साथ और उनका जो घोड़ा था उनके साथ जब ये बेसिकली जो है बाहर निकलते हैं अपने महल से, तब उनके द्वारा जो है मनुष्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देखा जाता है। कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं, तो याद रखिएगा, पहला बीमार व्यक्ति देखा जाता है, दूसरा बूढ़े को देखते हैं, तीसरा लाश को देखते हैं, चौथा तपस्वी को देखते हैं। तो ये बेसिकली जो है गौतम बुद्ध ये देखते हैं कि जो तीन तीन जो इंसान हैं ये कितने सारे दुख और कष्टों से घिरे हुए हैं। बुद्ध जी ये सोचते हैं यहाँ पर कि ये सारी घटनाएं एक न एक दिन मेरे साथ भी होंगी, यानी कि वो बीमार पड़ेंगे, फिर वो बूढ़े भी हो जाएंगे एक दिन, और एक दिन उनको जो है मृत्यु को वो प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है ये जो यहाँ पे चौथे पर्सन को देखा, यहाँ पे जो कि चौथा व्यक्ति था, इसको देखा जो कि तपस्वी था, इसे देखा कि इसे जो है किसी प्रकार का ना मोह है ना माया है, और ये तपस्वी है और ये कितना खुश है। तो यहाँ से जो है इनके जीवन में एक अलग बोल सकते हैं कि बदलाव आता है इन 4 अवस्थाओं को देखकर ही। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध के द्वारा जो है 7 साल तक ये जो है बेसिकली वन में भटकते रहे, और इनके द्वारा जो है 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अंजीर के पेड़ भी बोला जाता है, उसके पेड़ बेसिकली जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनके द्वारा जो है ध्यान करते हुए उरुवेला में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पेड़ को जो है बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, और ये स्थान कहाँ का है, तो बोध गया यानी बिहार का ये स्थान है। इन्होंने जो है पहला अपना उपदेश कहाँ दिया, तो वाराणसी के पास सारनाथ में जो है इनके द्वारा पहली बार यानी पहला उपदेश दिया गया, और इस घटना को क्या बोला गया, धर्म चक्र बोला गया। क्या बोला गया, धर्म चक्र बोला गया इस घटना को, जब इनके द्वारा सारनाथ में पहली बार यानी प्रथम बार उपदेश दिया गया था। कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में, जो कि 1 साल के पेड़ के तहत यहाँ पर जो है 483 ईसा पूर्व की बात करें, यानी कि 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना को क्या बोला गया, इस घटना को कहा गया महापरिनिवारण। क्या कहा गया, महापरिनिवारण कहा गया। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रबुद्ध होता है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण समकालीन कौन कौन रहे, तो महावीर जैन रहे, राजा प्रसेनजीत रहे, बिम्बिसार और अजात शत्रु जो है इनके समकालीन रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए हैं ये आपको दिमाग में छाप लेना है। ऐसे कई क्वेश्चन जो है कई सारे एग्जाम में पूछा गया और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो देखो यहाँ पे एक और स्लाइड लगाई गई है, ये भी जो है आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही बातों को यहाँ पे लिखा गया है, तो मुझे लगा एक बार लगा लेना चाहिए इस स्लाइड को, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कुछ बौद्ध रॉकेट कट गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य विहार कहा जाता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, क्या है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु का निवास होता है। सेकंड में क्या बोला गया है बात, चैत्य जो है पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार जो है बुद्ध भिक्षुकों का निवास कहा जाता है। चैत्य जो कि गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा का अक्षय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तु परक अंतर नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है, आप सभी को बताना है करेक्ट ऑप्शन को क्या है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर भी कर लिया होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, जो बुद्ध के जो रॉक कट गुफाएं हैं उन्हें तो चैत्य कहा जाता है, जबकि विहार को क्या कहा जाता है, भिक्षुओं का निवास कहा जाता है। तो चैत्य जो कि पूजा स्थल होता है, और विहार को क्या कहते हैं, बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। चैत्य यानी पूजा स्थल होता है, और जो विहार होता है वो क्या होता है, उनका निवास स्थान होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का है। तो अभी हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स का रॉकेट जो है लॉन्च करेगा? तो याद रखिएगा कौन सा रॉकेट है वो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, GSAT-20 के, जो कि इसरो का बेसिकली सैटेलाइट जो है, ये स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाना है, GSAT-20। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो देखिए, हम बात करें यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो याद रखिएगा इसरो की वाणिज्य शाखा है, जिसे आप लोग NSIL बोलते हैं। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा घोषणा किया गया है, भारत के द्वारा जो अपनी अगली पीढ़ी के जो भारी संचार उपग्रह है, जिसे GSAT-20 को जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। तो स्पेस एक्स का बेसिकली जो ये फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा जो है अभी भारत का पहला मिशन ऐसा होगा जो कि फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। NSL के द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि इस साल 2024 में, यानी दूसरी तिमाही में इसका आयोजन किया जाएगा, इसे लॉन्च किया जाएगा। और हैवी लिफ्ट लॉन्चर जो कि फाल्कन 9 है, ये अपनी उड़ान में जो है बहुत तेजी से जो है, इसकी स्पीड की बात करें बहुत ज्यादा है, क्योंकि उड़ान फ्लोरिडा से भर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और इस बेसिकली जो मिशन है, ये दो बेसिकली यहाँ पर जो लॉन्च सर्विस है, इनके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो इसरो का जो वाणिज्य शाखा है और अमेरिका स्थित एरो स्पेस कंपनी स्पेस एक्स है। अब इस स्पेस एक्स के मालिक जो है कौन है, इनका जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए कौन है। इसी के साथ आपको याद रखना है इसरो का जो यहाँ पे रॉकेट है, जिसका नाम है LVM-3 रॉकेट, जो कि 4000 किलो तक के पोलैंड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के तक जो है ये पहुंचाने का काम कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है फाल्कन 9 का जो है हम लोगों को यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो दुगनी तेजी से जो है ये यहाँ पर पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग, यानी जो इसरो का LVM-3 रॉकेट है, इसका यूज न कर हम लोग जो है जो कि स्पेस एक्स का जो ये फाल्कन 9 है, इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये दुगनी तेजी से जो है वहां पर बेसिकली जो है ये पहुंचा देगा आपको। ठीक है, तो अब GST के बारे में बात करें तो GST क्या है, तो जिसे आप लोग CMS-3 बोल सकते हैं, या फिर GSAT-92 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक संचार उपग्रह है। वहीं इसे जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। GSAT के बारे में बात करें, जो कि GSAT-20 जो कि उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित और स्वपोषित संचालित है। तो ये बात रही किसके बारे में, GSAT के बारे में रही। और यही हम बात करें फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि फाल्कन 9 जो कि एलन मस्क की लोकप्रिय एयर स्पेस कंपनी है, जो कि स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक पुनः उपयोग में लाए जाने वाला एक 2 स्टेज रॉकेट है। स्पेस एक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, और इस रॉकेट की ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 70 मीटर है, व्यास जो कि 12 मीटर है, और द्रव्यमान की बात करें तो 5,49,054 किलोग्राम जो है इसका द्रव्यमान है। अब तक जो है इसके द्वारा जो है 285 लॉन्च किए गए हैं, और 243 लैंडिंग और 217 पुनः उड़ान भी भरी गई हैं।
तो फाल्कन 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉकेट, ये भी याद रखिएगा, और किस कंपनी का है ये भी याद रखना है। साथ ही NSIL की बात करें यानी कि न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड की बात करें, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्य शाखा है। इसकी स्थापना जो है 2019 में की गई और मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर मैंने उन सभी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया है जो कि यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हाल ही में अभी भेजे गए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये अभी फिर से जो है न्यूज में है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है ताकि जो है इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को हम समझ सकें। तो याद रखिएगा आदित्य L1 मिशन जो है इसरो के द्वारा भेजा गया, ये भारत का एक मिशन है जो कि सूरज के जो यहाँ पे बेसिकली बाहरी बाहरी जो बेसिकली ये आवरण है, इसका यहाँ पे जो है यहाँ पर पता लगाने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो इन इन्फॉर्मेशन को भेजेगा आदित्य L1। तो किस बेसिकली जो है इसे रॉकेट से भेजा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर PSLV C57 के द्वारा, किसके द्वारा, PSLV C57 के द्वारा जो है आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड फॉर्मेशन के बारे में। तो इसरो के द्वारा जो है 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को जो है जो कि प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आदित्य L1 जो है सूर्य पृथ्वी लिग्रेज पॉइंट 1 यानी L1। तो L1 मतलब क्या है, लिग्रेज पॉइंट है। क्या है, लिग्रेज पॉइंट है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को आम भाषा में बताऊं तो L1 पॉइंट का मतलब क्या है, L1 पॉइंट वो है जहां पर जो है पार्किंग पॉइंट है अंतरिक्ष में, जहां पर जो है वहां पर आदित्य L1 यानी कि यहाँ पर बेसिकली जो 4 है ये पॉइंट, लेकिन यहाँ पर ना हम लोग माफ कीजिएगा 5 है, तो L1 जो है बहुत पास पड़ता है पृथ्वी से, इसलिए जो है L1 पर यहाँ पे रखा गया है। तो इसलिए याद रखिएगा। तो चारों ओर से जो है प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित किया गया है L1 पॉइंट पे। आदित्य को जो है लिग्रेज L1 यानी कि L1 पॉइंट जो कि लिग्रेज पॉइंट है, कि चारों तरफ से प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित करने का काम जो है 6 जनवरी को किया गया, इसलिए जो है ये फिर से न्यूज में है। आदित्य L1 मिशन के बारे में जाने तो आदित्य L1 जो है 2 सितंबर 2023 को जो है PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से जो है सूर्य का अध्ययन करने वाला ये पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। तो भारत की तरफ से जो पहला सौर मिशन है आदित्य L1 जो बिंदु है तक पहुंचने में लगभग इसे 125 दिन का समय लगा। वहीं यहाँ पे हम बात करें तो ये भी आप लोग पता है कि आदित्य L1 जो है इसरो का दूसरा खगोलीय वैज्ञानिक वेधशाला श्रेणी का मिशन है। ये जो है यहाँ पर कक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो उपग्रह से जो है ग्रह से बचाने के लिए सक्षम बनाती है, और ये पृथ्वी से जो है चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप को बिना लगातार शोर अवलोकन के काम करती है। आदित्य L1 मिशन जो है करीब 5 साल अवधि के लिए बनाए गए। उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ये इस मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो वायुमंडल विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करने के लिए बेसिकली भेजा गया है। कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर फ्लायर्स और सौर कोरोना जैसे रहस्य यानी हीटिंग जैसी घटनाओं और को जो है यहाँ पर उसका स्टडी करेगी, अध्ययन करेगा, और जो है हमारे पास इसको जो है फोटो वगैरह भेजेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा हाल ही में जो है जब हम लोगों ने भेजा था इसे 2 सितंबर 2023 को, उसके बाद क्या हुआ कि ये वापस जब वहां पे गया भी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कुछ फोटोज वे भी सेंड की है सन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग वो फोटो है, आप लोग जरूर देखिएगा सर्च करके। इसी के साथ यहाँ बताऊं मैं आप लोगों को इस मिशन में जो कुल 7 पोलैंड लगे हुए हैं। 4 पोलैंड जो है सूर्य का स्पष्ट अवलोकन करेंगे, जबकि 3 है इसमें से क्या करेंगे, L1 बिंदु जो है वहां पर कणों और क्षेत्रों का यहाँ पर अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। वहीं हम लोग यहाँ पे बोले अगर कि जो ये 4 प्रकार के जो यहाँ पर सेंसिंग पोलैंड लगाए गए हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कौन से, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी है। इसी के साथ सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को लगाया गया, सोलर लो एनर्जी एक्सरे को लगाया गया, और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे को भी यहाँ पे लगाया गया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा जो कि 4 हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तीन जो पोलैंड है ये क्या काम करेंगे, इसमें से जो है आदित्य L1 विल्ड सोलर विंड प्रैक्टिकल की बात करेगा, इसी के साथ जो है प्लाज्मा की बात करेगा, और एडवांस 3 एक्सल हाई रिसोल्यूशन डिजिटल की बात करेगा। तो यहाँ पे जो है एक पापा नाम का भी बेसिकली जो है यहाँ पर भेजा गया, जो कि क्या काम करेगा, प्लाज्मा का एनालाइज करेगा। ठीक है,
तो इसके लिए भी बेसिकली जो है 7 प्रकार के पोलैंड भेजे गए हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जिसमें से मैंने बता दिया कि कौन क्या काम करेगा। इसी के साथ जो है लिगरेज पॉइंट की बात करें, एल1 के बारे में बात करें क्या है, तो याद रखिएगा एल1 जो कि अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जो कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान रहता है। यानी कि जब ना दो चीजों के बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो कोई इधर से कोई खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होता है बीच में जहां पर जो है बिल्कुल समान फोर्स लगता है, जहां पर समान गुरुत्वाकर्षण लगता है, उस इसलिए जो है यहाँ पर एल1 पर रखा गया है और ये पृथ्वी के करीब भी है। इस बारे में भी याद रखना है, ठीक है। अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पर लिगरेज पॉइंट जो कि अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां जो कि एक दूसरे से संतुलित करती हैं, इसलिए एल1 पॉइंट पर रखा गया है। वैसे तो कुल मिलाकर बात करें तो 5 एल1 पॉइंट्स हैं, लिगरेज पॉइंट है जो कि अलग अलग विशेषताएं हैं और इन बिंदुओं के एक छोटे द्रव्यमान जो कि दो बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पॉइंट की परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। तो एल1 पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम समझते हैं, तो ये वाली आप लोगों को इमेज देखनी है, ये है सन, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखेंगे ये पॉइंट्स हैं। देखो पहले सबसे पहले देख लो, ये है एल1, यहाँ पे एल4 दिखेगा, एल1 एल2 है, एल3 है और एल5 है। तो ये है यहाँ पे एल5 तक के पॉइंट। तो एल1 जो है ना, ये पृथ्वी के एक तो पास है और सूर्य से भी ये बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर पास है। अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा, ये भी दूर पड़ेगा, लेकिन काम ये वैसे ही करेगा। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के जो है बिल्कुल बीच में आता है, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो समान लग रहा है। तो एल1 पॉइंट पर इसलिए जो है आदित्य एल1 को रखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ना, तो यहाँ देखिएगा ये मून वाले भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, मून अर्थ है यहाँ पर और ये एल1 पॉइंट है और ये सन है। तो इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है, आप लोग को ध्यान रखना है। एक तरीके से एल1 की बात करूँ मैं एक बार और फिर बता दूं आम लैंग्वेज में, आम भाषा में, तो ये पार्किंग पॉइंट होते हैं, ताकि जो है हम लोग यहाँ पर जो है सन की यानी कि जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए जो हम लोगों ने रॉकेट भेजा है ना, जो सैटेलाइट भेजा है, उसको जो है बेसिकली यहाँ पर स्थापित किया जाए और उस प्रकार से वो अपना काम करेगा। और देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होता है, तो अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ नंबर का है, हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा किस द्वीप की जो है यात्रा किया गया है? तो अभी जो है पीएम मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप की जो है यात्रा किया गया है और इसकी वजह से जो है आप लोगों को पता है लक्षद्वीप जो है कितना ट्रेंड कर रहा है और मालदीव इसके चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लक्षद्वीप में जो है अभी पीएम मोदी जी के द्वारा जो है अभी वहां पे गए हैं और यहाँ पे जो है इनके द्वारा कई सारी परियोजनाओं को जो है यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। पीएम मोदी जी के द्वारा जो है अभी लक्षद्वीप के कवरत्ती में जो है अभी 1150 करोड़ रुपए के अधिक का यहाँ पर विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर जो है यहाँ के जो बेसिकली जो परियोजना है वहां पे यहाँ पे स्टार्ट करने की बात की गई है। इन परियोजना में जो है प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी जो है क्षेत्रों को भी कवर करने की बात कही है। वहीं पीएम मोदी जी के द्वारा जो है यहाँ पर लैपटॉप योजना के तहत जो है यहाँ पर लैपटॉप दिए गए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत स्कूली छात्रों को साइकिल भी दी जाएगी। यहाँ पर जो है किसानों और मछुआरों को यहाँ पे जो है पीएम मोदी जी के द्वारा क्रेडिट कार्ड भी सौंपे गए हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप का लोकेशन देख लीजिए, तो ये है पूरा आप लोग देख पाएंगे लक्षद्वीप का लोकेशन, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये मालाबार तट यानी जो केरल का बेसिकली जो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो पश्चिमी तट है ये, तो जो केरल का एरिया आता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार का तट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो लक्षद्वीप जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो कि 36 द्वीपों का एक समूह है। ये कहाँ पर है, अरब सागर में है और पूर्व में लक्षद्वीप सागर के बीच जो है समुद्री सीमा के रूप में कार्य करता है। साथ ही यहाँ पे मालाबार तट जो कि मैंने अभी बताया, जो कि 200 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं, तो कवरत्ती है, अगरती है, मिनिकॉय है और अमीनी जो है इसके मुख्य द्वीप है। 2000 जनगणना के अनुसार बात करें तो कुल क्षेत्रफल में जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, 64,473 जो है यहाँ की जनसंख्या है। अगरती की बात करें तो कोच्चि की जो है यहाँ पर बेसिकली हवाई अड्डा भी है कोच्चि में। तो ये तो रही बेसिक बातें और आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप के बारे में मैंने बेसिक बातें बता दी हैं, आपको इसके बारे में याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इस वाले जो बेसिकली
जो ये मैप है यहाँ पे अच्छे से आप लोग देख पाएंगे, ये तो रहा मालाबार तट, ठीक है, जो कि कोच्चि से बात कर रहे हैं, ठीक है। कोच्चि से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे ये है यहाँ पर, जो कि प्रॉपर आप लोग देख पाएंगे कि कितने कितने किलोमीटर दूर है ये यहाँ बेसिकली मालाबार तट से, जो कि लक्षद्वीप के ये 36 जो द्वीप हैं, तो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं ना। तो ये आपको मैप में देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर का है। अभी हाल ही में जो है किसने पंचायत के संसद तक कार्यक्रम शुरुआत की? पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम जो है अभी ओम बिरला जी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है ओम बिरला, इनके द्वारा जो है अभी महात्मा गांधी के ग्राम विकास को सबके सपने को स्वीकार करते हुए इनके द्वारा जो है संविधान के केंद्रीय कक्ष में पंचायती राज व्यवस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधित्व के लिए आयोजित पंचायत से संसद तक कार्यक्रम के उद्घाटन को यहाँ पर संबोधित किया गया और उद्घाटन किया गया। साथ ही इसमें जो है भारत विकास में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के नेतृत्व में जो है विकास की जो दिशा को आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, पंचायत से संसद तक जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत ओम बिरला जी के द्वारा की गई। अब यहाँ पे पंचायत आता है, तो मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि पंचायत जो कि किस आर्टिकल में जो है पंचायत की बात की गई है? क्या ये पहले से था? अगर था तो बताइए, नहीं था तो ये बताइएगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बहुत छोटे से क्वेश्चन है, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर का। तो हाल ही में अभी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है किन्हें? तो याद रखिएगा किन्हें किया गया, इनका नाम है जी राम मोहन राव। क्या नाम है? जी राम मोहन राव जी ने जो है अभी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो पहले हिंदी में जान लीजिए, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इंग्लिश में बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम है। कब आया था? तो ये एक्ट आया था आपका 1992 में। प्रावधानों के तहत जो है इसे 12 अप्रैल 1992 को जो है इसे स्थापित किया गया और ये वैधानिक निकाय है। क्या है ये आपको याद रखना है, क्या है ये? वैधानिक निकाय है। तो ये तो बात रही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी जो है इनके निदेशक के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। हाल ही में अभी भारत वित्त वर्ष 2023 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया गया है? तो कितने? 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया गया है भारत वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। तो अभी हाल ही में किसने जो है पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना स्कीम जो है किसके द्वारा जो है अभी जो है इस बेसिकली जो स्कीम का जो है अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो जनवरी 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा पृथ्वी योजना को मंजूरी दी गई और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये योजना है। पृथ्वी योजना की विस्तार की बात करें, विस्तार नाम की, तो पृथ्वी विज्ञान योजना इसका नाम है पूरा। और इस योजना को जो है वर्ष 2026 तक जो है चलाने की बात की गई है और इस योजना में केंद्र सरकार के लगभग जो है 4700 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 5 उप योजनाएं शामिल की गई हैं। पृथ्वी योजना का उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास करना है और इस संसाधनों की खोज की दिशा में जो कि पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज को प्रोत्साहित करेगी। तो ये तो बेसिक रही बात पृथ्वी योजना के बारे में, किसके द्वारा शुरू किया गया है, कब तक रहने वाला है और कितने लागत के साथ इसे जो है शुरुआत की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है। साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का है। तो अभी हाल ही में जो है बिम्स्टेक के महासचिव के पदभार किन्होंने संभाला है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि अभी सेक्रेटरी जनरल बने हैं किसके? बिम्स्टेक के। तो याद रखिएगा यहाँ पर इंद्रमणि पांडे जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के महासचिव के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। किन्हें? इंद्रमणि पांडे जी की, जिनकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आप परिचय के बारे में। तो बिम्स्टेक जो है 7 सदस्यीय देशों का जो एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि दक्षिण एशिया में 5 देश हैं जिनका नाम है बंगाल, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश पड़ते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? तो म्यांमार और थाईलैंड जो है शामिल है इस संगठन में। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कब जो है इसे संगठित किया गया था इस संगठन को, तो 6 जून 1997 को बैंकॉक के घोषणा के माध्यम से जो है ये अस्तित्व में आया। बिम्स्टेक जो सचिवालय जो है बांग्लादेश के ढाका में पड़ता है।
सहयोग की बात करें तो बिम्स्टेक के अंतर्गत जो है सहयोग प्रारंभ की बात करें तो वर्ष 1997 में 6 क्षेत्रों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन और पर्यटन और मत्स्य पालन पर केंद्रित था। इसके बाद जो है वर्ष 2008 में अलग अन्य क्षेत्रों के द्वारा जो है ये विस्तृत होता चला गया। इसी के साथ प्रत्येक सदस्य जो है इसमें क्या काम करते हैं, तो याद रखिएगा पूर्ण गठन के बाद वर्ष 2021 में विशिष्ट क्षेत्रों का नेतृत्व ग्रहण किया गया। इसमें जो है भारत आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन जैसे और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ सुरक्षा पे भी ध्यान को केंद्रित किया गया इन सभी देशों के द्वारा। वहीं विश्व स्तर पर महत्व क्या है, तो ये भी याद रखिएगा विश्व में जो लगभग 22% आबादी जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो है 7 देशों में रहती है, जिनकी संयुक्त जीडीपी की बात करें 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। इसमें जो है वर्ष 2012 और 16 में जो है सभी 7 देशों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर की बात करें तो 3.4 से लेकर 7.5% के बीच बनी रही है। प्रत्येक वर्ष जो है 1/4 माल का जो व्यापार खाड़ी के माध्यम से भी किया जाता है। तो ये तो सभी पॉइंट रहे इंपॉर्टेंट। मैंने बताया आप लोगों को बिम्स्टेक के बारे में कितने देश हैं, ठीक है, कब ये अस्तित्व में आया, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इसका महत्व है, तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैप में बिम्स्टेक के कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा भारत इसका पार्ट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है, साथ ही श्रीलंका है। तो ये लोकेशन आपको नहीं भूलना है और ये बिम्स्टेक आपको नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आप स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो आज यहाँ हम बात करेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में, वो क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में बने हैं और आगे भी पूछा जाएगा। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इनकी माँ जो है किस वंश से संबंधित है, तो कोलीय वंश से संबंधित है। महापरिनिवारण मंदिर कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है। वो घटना जिस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये किस रूप में जाना जाता है, तो इनके गृह त्याग को ही कहा जाता है। साथ ही प्रथम जो है यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ गौतम संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम बताइए। तो पहली बार कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, राजग्राम में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडल वन में जो है संगीतियों का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा आजाद शत्रु के शासनकाल में होता है प्रथम बौद्ध समिति। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था किन्होंने किया था, इनका नाम था राजा काल अशोक के द्वारा किया गया था। वहीं बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो याद रखिएगा श्रावस्ती में दिए गए हैं। बौद्ध के एक गुरु जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनका नाम क्या है, आलार कालम है। क्या नाम है, आलार कालम, जो कि बुद्ध के सांख्य दर्शन के आचार्य और प्रथम गुरु कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रथम बुद्ध पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पर है, ये बोध गया में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न है। अब देखो कुछ यहाँ पे प्रतीक भी हैं, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में ना आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। तो जन्म को क्या बोला गया, कमल, ठीक है। और प्रथम प्रवचन जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन रहा। महाबोधि जो कि बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष है। और गृह त्याग यानी घोड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अर्थ और प्रतीक मैंने आपको बता दी। यहाँ पे बुद्ध से धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे हमने लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये कई बार को एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये अभी आपको। आइए अब यहाँ बात कर लेते हैं, लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी है। तो अरिदम बागाची जो है ये क्या बने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के नियुक्ति के लिए चुना गया है। साथ ही आज क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा आप लोगों से, तो याद रखिएगा, अभी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अभी बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कौन बने हैं, तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कौन चुने गए, आप सभी के सामने ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिए भाई, ठीक है। और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।